हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में एच पर। तो आज हम 10th के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स और उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो इन टॉपिक्स को कवर करके आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। तो ये टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं, मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखोगे तो ही ये आपको समझ आएगा। तो ये टॉपिक कुछ इस तरह से हैं, तो सिद्ध करो कि √2, √3, √5 या फिर इस तरह से क्वेश्चन जो है ये अपरिमेय में है, इनको सिद्ध करना है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम इसको इस वीडियो में √3 को कवर करेंगे, फिर एक क्वेश्चन इसको कवर करेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एक 3 नंबर में। एक होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पर में है, जो 100% आएगी आएगी बीपीटी पर में, जो कि 5 नंबर में आती है। और इसके अनुप्रयोग, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कवर करेंगे। तो सांख्यिकी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन 100% जरूर आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो माध्य, माध्यक और बहुलक, तो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू सब में इसका क्वेश्चन आएगा एक एक, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। तो इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। और प्रायिकता का क्वेश्चन, एक प्रायिकता का देखेंगे। प्रायिकता में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, और उसका अनुप्रयोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसको देखेंगे। इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करके हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो √2, √3 या √5 तीनों क्वेश्चन सेम ही है, तो हम √3 का क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको अपरिमेय दिखाने के लिए इसमें हम थोड़ा उल्टा लेकर चलते हैं। हम इसको परिमेय मान संख्या मान के चलेंगे कि माना √3 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर क्या होगा? तो √3 p/q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और k क्या होती हैं? ये पूर्णांक है, और ये इस तरह की होंगी जहां p and q सह अभाज्य पूर्णांक, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है इनका HCF 1 होगा। तो सहभाज्य का मतलब ये है। तो हम लास्ट में देखेंगे इसको जब सोल्व करेंगे, अगर इनका HCF 1 के अलावा कुछ और आ गया तो ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी कि जो हमने माना है वो हम गलत साबित हो जाए। तो इसका मतलब हमने गलत माना है, तो ये अपरिमेय ही है फिर इसका। तो चलिए देखते हैं, √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं अगर अपरिमेय। तो जहां आपको ये लिखनी पड़ेगी कंडीशन, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सहभाज्य का मतलब है यहाँ पर p और q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो अब आगे क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो उनका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा p²/q²। अब बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p² की 1 में कर दो, तो p² ये हो जाएगा 3q²। तो देयरफॉर यहां से हमें पता चला, देखो p² में 3 आ रहा है इधर, तो मतलब ये 3 इसका गुणनखंड है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 3p² का गुणनखंड है। और अगर ये p² का गुणनखंड है तो 3p का भी गुणनखंड होगा। कोई भी अगर नंबर है, अगर उसके स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर है और उसके स्क्वायर का गुणनखंड है, तो जैसे p² है, p² का गुणनखंड है तो ये p का भी गुणनखंड होगा। अगर ये p का गुणनखंड है तो इसको हम, अगर ये p का गुणनखंड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p=3k, k की फॉर्म में, जहां पर k कोई अन्य पूर्णांक है, जहां k क्या है? कोई पूर्णांक है, मतलब कोई एनी अदर इंटीजर है। तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा p² और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9k²।
अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपको यहाँ रखनी है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 9k², इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू, तो समीकरण 1 व 2 से कंपेयर करेंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 3q², क्योंकि ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो 3q² इक्वल टू आया 9k²। अब ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो q² की वैल्यू आई 3k²। अब आप यहाँ पे देखोगे q² की जो वैल्यू है उसमें 3 आ रहा है, तो मतलब 3 क्या है, गुणनखंड हुआ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3 जो है वो q² का एक गुणनखंड है। और अगर ये q² का गुणनखंड है तो फिर q का भी गुणनखंड होगा। तो इट इम्प्लाइज 3q का भी एक गुणनखंड है। अब आप देखो, हमने दिखाया कि 3 जो है p का गुणनखंड है, और हमने यहां दिखा दिया 3 q का भी गुणनखंड है। लेकिन हमने तो p और q को क्या लिया था, सहभाज्य, यानी कि उनका SF1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड 3 आ रहा है। तो जो हमने माना था मतलब वो गलत माना है। तो ये कैसे होगी, विरोधाभासी अवस्था। तो ये कंडीशन है, इसको कंडीशन ए मान लो और ये कंडीशन बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, तो 3 क्या हो गया, 3 p तथा q दोनों का गुणनखंड है। लेकिन हम ये कह रहे थे p और q सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये जो कंडीशन आई है एक विरोधाभासी अवस्था है बोलोगे, तो देयरफॉर यह एक विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। तो यह एक विरोधाभासी विरोधाभासी अवस्था है। विरोधाभासी अवस्था मतलब जो हम मान के चले हैं और उसके विरुद्ध कोई दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, उसको हम विरोधाभासी अवस्था बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए जो हमने माना है वो हमारा गलत है, मानना वो गलत है, तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, तो इसलिए अतः हमारा मानना गलत है। तो आप लास्ट में लिख दोगे लाइन, तो देयरफॉर √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। वो √3 हो या √5 या √2, सब में सेम ही स्टेप चलेंगे। बस √2 में 3 की जगह 2 आ जाएगा, √5 में 3 की जगह 5 आ जाएगा। तो स्टेप सारे सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसको परिमेय मानना है। परिमेय है तो उसको p बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक और q बराबर नहीं है 0 के, मतलब HCF इनका 1 होना चाहिए, ये लिखना है। फिर आपको दोनों पक्षों का वर्क करना है। वर्क करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके p² की वैल्यू आ गई। अब ये p² में था 3q² आ रहा है, तो 3 आ रहा है यहाँ पर, मतलब 3 इसका p² का गुणनखंड है। अगर ये p² का गुणनखंड है तो p का भी गुणनखंड होगा। अगर ये p का गुणनखंड है तो हम इसको अदर कांस्टेंट या कोई अन्य पूर्णांक k के रूप में भी लिख सकते हैं। तो p = 3k, इसका फिर से वर्क कर दो तो ये हो जाएगा p² 9k²। अब आप इसको इक्वेशन, इसको फर्स्ट माने, इसकी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करेंगे, दोनों ही p² की वैल्यू है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो ये लिख दिया, 3 से हमने 9 काट दिया, 3 3 9, तो 3k²। तो q² की वैल्यू में भी 3 आ रहा है, तो इसलिए 3 q² का गुणनखंड है, तो 3 q का भी गुणनखंड होगा। मतलब a और b जो स्टेटमेंट है, ये a स्टेटमेंट, ये b, 3 p और q दोनों का गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना था कि p और q सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन इसमें 3 गुणनखंड आ गया। HCF1 आना चाहिए था, 1 के अलावा नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया, तो इसलिए एक विरोधाभासी अवस्था होगी, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए हमारा मानना गलत है, जो हमने माना था इसको परिमेय वो गलत माना है हमने। तो हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो भी तीनों क्वेश्चन है वो इसी तरह से आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है
तो ये पहले दे दिया हमने √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको दिखाना है कि 2 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आपको दिखाना है कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दिखाना है। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मतलब आपको उल्टा लेकर चलना है। अगर अपरिमेय दिखाना है तो उसको परिमेय मानेंगे हम। तो हमने मान लिया, माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो 2 - √3 = p/q, जहां p और q, जहां p एंड q ये सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो √3 है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो √3 है इसको आपको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो √3 - √3 इसको तो एज इट इज यहीं रहना, तो 2 को उधर ले जाओ, तो p/q ये प्लस का 2 है तो जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो -√3 = इसमें q ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद में ये बचेगा p और q की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2q, ठीक है। अब ये माइनस हटा दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2q ये -/q। अब इसमें अगर p और q कोई भी अभाज्य पूर्णांक है, तो ये वाली जो वैल्यू ये हमेशा क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। 2 - pq/q एक परिमेय संख्या है। ये तो p और q की वैल्यू कोई भी पूर्णांक है तो हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। लेकिन √3 इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं। तो ये क्या है, एक विरोधाभासी अवस्था है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन है। और विरोधाभासी अवस्था क्यों है, क्योंकि हमारे मानने में ही गलती है। तो हमने जो इसको परिमेय माना है, परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय है, तो इसको हम लिखेंगे अतः यह एक विरोधाभासी अवस्था है। अतः यह एक विरोधाभासी अवस्था है, मतलब हमारे मानने में कुछ गलती है। तो देयरफॉर यह एक विरोधाभासी अवस्था है, अतः हमारा मानना गलत है। तो लास्ट में लिख देता हूं, तो देयरफॉर इसलिए क्या होगा, 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो बस ये इसमें ये करना है, तो बहुत ही आसान है। तो सेम ऐसे ही अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो भी सेम ही ऐसे ही करना है इसको। अगर सेम यही क्वेश्चन ये आ जाए 1/2, ये ऐसे ले लेते हैं 2 + √5, ये भिन्न के रूप में आ जाए, तो अगर ये ऐसे आ जाए तो देखो कैसे करेंगे। सेम वही है, इसको हम परिमेय मानेंगे, और अगर ये परिमेय है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे हमें √5 को अलग करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे q की इधर p की इधर, तो देखो p की 2 में करेंगे 2p, p की 5 में करेंगे √5p, q की 1 में, तो √5 वाले पद वहीं रहने तो उसको उधर ले जाओ, तो √5p = q - 2p। अब p को उसके डिवाइड में ले जाओ, तो √5 = q - 2p/p। अब ये p और q की वैल्यू कोई भी पूर्णांक है, अगर p और q कोई भी पूर्णांक है तो ये हमेशा क्या आएगा, परिमेय। और √5 ये अपरिमेय, ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है? अभी नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन है, मतलब विरोधाभासी अवस्था है। तो हमारा मानना गलत है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बीपीटी परमेय, या फिर इसका एक और नाम है थेल्स परमेय या आधारभूत समान उत्पत्ति परमेय, ये 3 नाम है इसके। तो ये परमेय 5 नंबर में आती है
और इसका एक क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए प्रमेय देखते हैं हम। इसका स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रेषित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब एक त्रिभुज एबीसी, जैसे बीसी है, इसके समांतर हम भुजा ले लेते हैं डीई। तो ये डीई क्या कर दिया, इस एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित कर दिया। मतलब एडी और डीबी का अनुपात एई और ईसी का अनुपात ये बराबर होगा। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर एक अगर रेखा खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब उसको देखो प्रूफ कैसे करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, अब इस त्रिभुज में डीई तो इस त्रिभुज में एक डीई समांतर भुजा है बीसी के। फिर आपको लिखना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है, इसमें दिया है तो जो दे रखा है हमें वो लिखना है। इसमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें डी जो है समांतर है बीसी के। त्रिभुज एबीसी जिसमें डीई समांतर है बीसी के। फिर आपको लिखना है, सिद्ध करना है। आपको ये सिद्ध करना है इसमें कि एडी और डीबी इनका अनुपात यानी कि एडी बटे डीबी वो बराबर होगा एई बटे ईसी। ये आपको दिखाना है इसमें। फिर अगला स्टेप है इसमें तो कंस्ट्रक्शन करनी है यानी कि रचना करनी है हमें। रचना में हमने क्या करना है, बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है। तो आप लिखोगे बीई तथा सीडी को मिलाया। अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पर ई से एक परपेंडिकुलर, इसको मान लो ई एम, और एक डी से ए सी पर, इसे बोल दो डी एन। तो इसको हम लिखेंगे ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दूसरा है डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। खींचो। तो ये दो रचना करनी है हमें। तो बी को ई से मिलाना है और डी को सी से। फिर एक लंब डालना है हमें डी से ए सी पर और बिंदु ई से ए बी पर, जो कि ई एम और डी एन है। तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें एक देखो, एक तो त्रिभुज ही है छोटा ए डी ई। तो एक बार तो आपको ए डी ई और डी ई बी लेना है। फिर दूसरी बार आपको ए डी ई ये त्रिभुज तो लेना है फिर भी, और इसके साथ आपको डी ई सी ये वाला त्रिभुज लेना है। तो चलिए पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में, या बी डी ई बोल सकते हो, त्रिभुज बी डी ई में। तो पहले इसमें देखेंगे त्रिभुज ए डी ई में इसका क्षेत्रफल देखेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बराबर 1/2। इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर से, एरिया ऑफ एडीई। तो 1/2 आधार। देखो जब हम इस त्रिभुज के साथ में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं बीडीई, तो आपको इधर वाला आधार लेना है, ये आधार लेना है आपको, और ये आपको ऊंचाई यूज करनी है। तो एडीई का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1/2 आधार तो आपको एडी हो गया और ऊंचाई इसकी ये होगी एम ई।
आधार आपको AD लेना है और ऊंचाई लेनी है आपको ये ME। इसको मानो समीकरण ए। अब अगर त्रिभुज लेंगे हम त्रिभुज BDE में, तो इसका एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो इसमें भी वही लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 तो आधार, तो आधार हमें इधर की साइड लेना है, तो इस त्रिभुज में आधार होगा BD बोल दो या DB लेंगे हम। और ऊंचाई इसकी यही रहेगी ME। ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1/2 को डिवाइड कर लो, समीकरण फर्स्ट डिवाइडिंग बाय 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और इसके बटे में आपको ये लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा 1/2 AD गुणा ME और इधर आ जाएगा आपका 1/2 DB गुणा ME। और देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल और ME से ME कैंसिल, तो ये क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD बटे BD, AD बटे DB। अब इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। जैसे आपने ट्राइंगल लिया था ADE के साथ में BDE, अब आपको ADE के साथ में इधर वाला ट्राइंगल लेना है ADE और इसके साथ आपको लेना है CED में, तो सेम एज इट इज आपके पास ऐसी एक इक्वेशन और आएगी, फिर उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ये वाला ले लेंगे हम CED में, त्रिभुज CED में CED। तो जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें आधार इधर यूज करेंगे और इस वाले त्रिभुज में भी आधार AE यूज करेंगे। तो पहले हम ADE का क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब इसमें आधार आपको AE यूज करना है और ऊंचाई DN, तो 1/2 आधार आपको लेना है AE और ऊंचाई आपको लेनी है DN, तो ये समीकरण 4 मान लेंगे। सेम इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल CED तो 1/2 आधार CE रहेगा, EC बोल दो या CE बोल दो, तो EC रहेंगे और ऊंचाई आपकी इसमें यही रहेगी DN। तो ये समीकरण, तो समीकरण 4 और 5 को हम डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर लो, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे जब क्या आएगा, ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, तो 1/2 फिर से कट गया, इधर DN से DN कट गया, तो डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू, यहां बचा हमें AE EC। अब ये समीकरण बोल दो 6। तो देखो समीकरण 3 ये रही है और समीकरण 6 ये है, इनमें हमें कंपेयर करना है। तो आपका नियम पता होगा कि देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज BDE और CED, इसमें BC और D समांतर है, तो ये 2 त्रिभुज हो गए, इनका दोनों का आधार सेम है दोनों त्रिभुजों का, और दोनों ही एक ही समांतर भुजाओं के बीच में है। तो एक प्रमेय होती है कि समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है, तो मतलब इनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED।
डी। नियम आप लिख लोगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इक्वेशन 3 में अब बी डी ई की जगह रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बी डी ई की जगह आप ये रख सकते हो, ट्राइंगल सी ई डी, और इक्वल टू हमारे पास ये ए डी बाई डी बी है ऑलरेडी। इसको मान लो समीकरण 7। अब तुम देखोगे जरा ध्यान से, ये इक्वेशन और ये 6, ए डी ई, इधर भी ए डी ई आ रहा है और नीचे सी ई डी, यहाँ भी सी ई डी आ रहा है, मतलब इसका जो लेफ्ट साइड है दोनों की बराबर है। तो जब ये बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 कह सकते हो कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे सी। तो इस तरह से हम बीपीटी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। थोड़ी बड़ी है लेकिन आसान है। अगर आप इसको 2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो बीपीटी प्रमेय थोड़ी देखने में बड़ी लगती है प्रूफ करने में, लेकिन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस 1-2 बार आप कर लोगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, और ये आएगी तो 5 नंबर में आएगी। तो आई होप आपको ये प्रमेय समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीपीटी प्रमेय का क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसको कैसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आकृति में दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है जो DE समांतर है AB के। तो देखिए कुछ इस तरह की आकृति दी है इन्होंने। त्रिभुज ABC और ये ED, ये हमारा है 3x + 4 और ये है x। तो इसमें आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है जब DE और तो इसमें x का एक ऐसा मान ज्ञात करना है आपको जिसमें कि ये DE AB के समांतर हो जाए। तो इसमें हम बीपीटी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो बीपीटी प्रमेय क्या कहती है कि जब एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर भुजा खींची जाए तो वो बाकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब AE बीपीटी प्रमेय से क्या होगा, बीपीटी प्रमेय से AE और EC का अनुपात बराबर होगा BD और DC के। AE कितनी है 3x + 19 बटे x + 3 और इधर BD 3x + 4 बटे x। तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर x की 19 में करेंगे ये आएगा 19x इक्वल टू, अब x + 3 की इधर करेंगे तो पहले x की करेंगे दोनों में, फिर 3 की। तो पहले x की कर लेते हैं कि 3x + 4 में, फिर 3 की 3x + 4 दोनों में करेंगे। तो x की पहले इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x की 4 में करेंगे 4x प्लस 3 की 3x में करेंगे तो 3 × 9x आएगा और 3 की 4 में करेंगे तो 3 × 12। तो वो 3x² इधर भी है इधर भी, तो हम इसको तो लाएंगे तो यहीं कट जाएगा ये। तो यहाँ क्या बचा हमारा 19x और इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x और 9x, ये हो जाएंगे 13x और प्लस 12 एज इट इज। तो 13 को इधर लाएंगे तो 19x इधर आके माइनस हो जाएंगे 13x और इक्वल टू 12। तो 19 में से 13 गए, ये बचे 6x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू आया 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम बीपीटी प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सांख्यिकी पर है। तो निम्नलिखित वितरण का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको माध्य भी निकालना है और माध्यक भी। तो वर्ग कुछ इस तरह से दिए हैं 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनकी बारंबारता दी है।
30 से 40 में 7, 40 से 50 में 5 और 50 से 60 में 8, तो इस तरह से दिए। तो पहले निकालेंगे माध्य। तो माध्यक के लिए तो जो वर्ग अंतराल दिए हैं इनका हमें मध्यमान निकालना है, इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करना है, 30 और 40 को जोड़ना है और इनको आधा करना है। 30 और 40 70, 70 का आधा 35। तो अब सब में हमें देखना है कितने कितने का अंतर है। सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो इसी में 10 जोड़ते जाओ। तो ये 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब हमें निकालना है fi और xi की गुणा, मतलब इनकी गुणा। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 21 और 3 24, फिर 5 21 में, 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 8 21 में कर दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 10 की कर दो इसमें। अब आपको इनको जोड़ना है, क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसलिए इसको हमें जोड़ना है। 4 20, 25, 7 32। सिग्मा fi को जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 20, 30, 36, 6 42 और 8 50। तो देखो ये इनका सम तो आया 3280 और सिग्मा fi आया हमारा 50। तो 0 से 0 काट देंगे, 5 से भाग कर दो, 5 अंक 30, 5 पंजे 25, 3 बचे, फिर 5 अंक 3, तो 65.6 इसका माध्य है। अब इसी क्वेश्चन में हम माध्यक निकालेंगे। तो चलिए माध्यक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए माध्यक देखेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें 7 को एज इट इज रखना है, फिर 7 में ये जोड़ना है, 7 और 5 12, फिर 12 और 8 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36 और 6 42, 42 और 8 50। तो ये जो 50 आया यही हमारा n है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहां से हम n/2 निकाल लेंगे। तो ये आया 25। अब हमें देखना 25 कहाँ रहा है। देखो संचय बारंबारता में देखेंगे तो 20 से तो ऊपर ही है, लेकिन 30 से कम है, तो 20 से अधिक है, तो इसलिए हम इसके संगत ये वर्ग अंतराल लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। तो इस माध्यक वर्ग में जो ये 60 है ये हमारी लोअर लिमिट है L। तो देखो माध्यक का जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो L देखेंगे, इस माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 60 प्लस n/2 हमारा 25 आया माइनस CF। अब इसके करस्पॉन्ड मतलब ये जो हमारी माध्यक वर्ग है इससे पहले वाली जो माध्यक वर्ग है उसकी जो संचय बारंबारता है ये हमारी CF है, यानी कि 20। और इस माध्यक वर्ग के संगत ये वाली जो वैल्यू है हमारी F 10 और H क्या है इनका माप, वर्ग माप। तो सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो वर्ग माप हमारी 10। तो 60 प्लस 25 में से 5, ये 10 से तो 10 गया और 25 में से 20 घटा दो 5, तो ये आया 65। तो ये आया हमारा माध्यक। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। तो चलिए हम बहुलक देखेंगे, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन में बहुलक भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो बहुलक के लिए हमें देखना है कि ये जो बारंबारता है वर्ग अंतराल और ये इनकी बारंबारता। तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी 10 है, तो इसको हमें क्या मानना है F1। अब इससे जस्ट पहले वाली जो बारंबारता है उसको मानेंगे F0 और इससे बाद वाली को मानेंगे F2। मतलब अगर ये 1 है, 1 से पहले आपको 0 पे जाना है यानी F0, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2 पे जाना है आपको। तो ये हमारी F2 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत जो वर्ग अंतराल है वही हमारा बहुलक वर्ग है। तो उस बहुलक वर्ग में ये जो 60 है ये हमारी निम्न सीमा है। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू जाएगी वो 60 रहेगी। तो बहुलक का देखिए फॉर्मूला लगेगा ये वाला L प्लस F1 माइनस F0। अब हमें क्या करना है, इस F1 का ही दुगना लेना है यहाँ पे 2F1
और F0 को एज इट इज और माइनस F2 इंटू H। तो देखिए L कितना है, वो है हमारा 60 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 हमारा 8 डिवाइड बाई, फिर इस 10 का दुगना लेना है 2 इंटू 10 माइनस F0 हमारा 8 है और F2 है 6 इंटू H। तो ये इनमें डिफरेंस कितने का 10 का, तो ये हो जाएगा 10। चलिए देखेंगे 60 प्लस 10 माइनस 8 2 बचा और ये हो जाएगा 10 2 या 20 माइनस 8 और 6 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 और इंटू 10। तो ये देखेंगे 60 प्लस 2 एज इट इज और 20 में से 14 जाएंगे तो ये बचेंगे 6 और गुणा में 10। इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो 60 प्लस और ये 10/3 बचा 10/3, तो 3 से काट दो, 3 3 9 पॉइंट, तो 60 प्लस 3.3 4 ले लो, तो इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 63.34। तो ऐसे हम बहुलक निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, वो कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 53 है तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े हैं, माध्य पहले दे दिया और ये आंकड़े हैं, ये क्लास इंटरवल है और ये हमारी बारंबारता। तो इसमें F1 और F2 ये अननोन नंबर है, यही आपको निकालने हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें माध्य दिया है तो माध्य का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो माध्य में हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें XI। तो XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो 0 और 20 20 20 का आधा 10। अब इसमें 10 20 20 का डिफरेंस है तो उसमें 20 जोड़ते जाओ, तो ये हो जाएगा 30 50 50 और 20 70 70 और 20 90। फिर हमें क्या निकालना होता है, FI और XI इनकी गुणा, तो ये हो जाएगा 150, फिर इन दोनों की गुणा, ये हो जाएगा 30 F1 और इसकी गुणा कर दो। इन सबको आपको जोड़ना है और इनको जोड़ना है, इनका योग तो पहले ही 100 दे रखा है तो इनको जोड़ना है, क्या हो जाएगा, तो 30 F1 70 F2, तो ये तो एज इट इज रख दो, 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस, अब इसको और इसको, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 0 5 5 10 3 13, फिर एक हासिल, एक और एक 2 2 और 5 7, एक और एक 2, ये है। अब देखिए जरा माध्य दे रखा है, तो माध्य क्या होता है, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI इक्वल टू 53 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू हमारी आई है, ये 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2730 बटे ये हमारा 100 दिया हुआ है और इक्वल टू 53। तो 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2730, 100 की गुणा कर देंगे तो 5300 हो जाएगा। अब ये 2730 को दे ले जाओ, तो 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू 5300 माइनस 2730, तो 30 F1 70 F2 ये घटा दो, तो ये बचेगा 0 और 10 में से 3 गए 7, 12 में 7 गए 5 और 4 में से 2 गए 2570। अब देखो इसमें सब में 10 कॉमन आ रहा है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 3F1। तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 10 से, तो ये जाएगा 3F1, ये 3F1 7F2 हो जाएगा 257। तो इसको समीकरण 1 मानो। अब आप देखोगे F1 जो है फ्रीक्वेंसी है उनका सम 100 दे रखा, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, तो इनको जोड़ना है आपको। तो 15 प्लस F1 प्लस 21, तो ये F1 F2 तो एज इट इज रख लो, F1 प्लस F2। अब इनको जोड़ लो, 15 21 और 17 को, तो 5 और 1 6 6 7 13, एक हासिल, एक और एक 2 2 4 और एक 5, 100। तो 53 को उधर ले जाओ, तो F1 प्लस F2
100 माइनस 53, तो ये आया F1 प्लस F2 इजिकल टू, तो 100 में से 53 घटा दो 47। अब ये देखो F1 प्लस F2, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको मानो समीकरण 2। अब ये F1 और F2 देखो, F1 3 है और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो F1 जो है हमारा सेम हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3F1 और ये हो जाएगा 3F2 इजिकल टू, तो 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 141। अब इसको सोल्व करना है, वो ये इक्वेशन 3 मान लो, तो फर्स्ट एंड थर्ड को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको थर्ड को, तो 3F1 प्लस 3F2 इजिकल टू 141, ये इक्वेशन 3। अब इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो 7F2 में से 3F2 जाएंगे, तो ये बचेंगे 4F2 इजिकल टू, अब ये घटा दो, ये बचेंगे 6, 5 में 4 गया 1 1, तो F2 इजिकल टू आया हमारा 116/4, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 निम 36, तो F2 आया 29। अब ये F2 की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 क्या थी? समीकरण 2 थी F1 प्लस F2 इजिकल टू 47। अब इस हमारी F2 की वैल्यू आई है 29, तो यहाँ 29 इजिकल टू 47, तो F1 इजिकल टू 47 माइनस 29, तो देखिए क्या बचे, 17 में से 9 हो जाएंगे, 8 बचेंगे और 3 में से 2 जाएंगे। तो इस तरह से हम F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रायिकता। तो प्रायिकता के देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक नियम है, किसी घटना के होने और उसके ना होने की प्रायिकता का जो सम है 1 होता है। घटना ई है, इसके होने की प्रायिकता, और ई बार का मतलब इसके ना होने की प्रायिकता। तो घटना होने और ना होने की प्रायिकता का सम हमेशा 1 होगा। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कोई घटना है, इसके होने की प्रायिकता है x/12 और इसके ना होने की प्रायिकता है 1/3। घटना के होने की प्रायिकता x/12 है और ना होने की प्रायिकता 1/3। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि घटना के होने ना होने की प्रायिकता का सम क्या होता है, PE + E बार = 1। तो यहाँ वैल्यू रख दो, ये x/12 और ये हमारा 1/2 = 1। तो हमें x निकालना है, तो 1/2 को ले जाएंगे उधर, तो x/12 एज इट इज हो जाएगा 1 - 1/2। तो x/12 एज इट इज। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 की, तो 12 यहाँ जाएगा, 12 × 12/2, तो 2 से काट दो, 2 × 6 = 12, तो x = 6। तो ऐसे हम x का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरह का एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो कंडीशंस क्या है वो देखेंगे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर है इसमें x और y, और रैखिक क्यों है क्योंकि चरों की घात 1 है, इसलिए इनको रैखिक बोलते हैं। और युग्म मतलब ये पेयर है। अब ये दो समीकरण हैं, इनका जो ग्राफ, दो चर वाली रैखिक समीकरण जो ग्राफ आता है वो सीधी रेखा आता है कैसे भी। अब चूंकि ये दो है, तो दो समीकरण जो होंगी उनका जो ग्राफ होगा वो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी दोनों रेखाएं। जैसे रेल की पटरी होती हैं, इनको आगे बढ़ाने पे ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर इसको हम आगे ऐसे बढ़ाएं तो एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटेंगे, इन्हें बोलते हैं समांतर। और तीसरी होती है संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक। अब ये वाला जो केस है प्रतिच्छेदी का, इसमें हम सोल्व करेंगे तो ये a1 a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 b2 के। अगर ऐसा होता है a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो समझ लो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी का मतलब है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर किसी एक बिंदु पर काटे। अगर एक बिंदु पर काट रही है तो इसके हल कितने होंगे, इसका एक हल होगा, क्योंकि जितने बिंदु पर काटती है रेखाएं उतने ही उसके हल होते हैं। तो एक बिंदु पर काट रही है तो इसलिए इसके एक हल। अब ये हल संगत या असंगत, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। अगर हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत। अब चूंकि देखो इसका एक हल तो है तो इसलिए ये संगत है, इनका जो हल है वो कैसा है, संगत।
अब ये देखो, ये कैसी है, समांतर, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर रेखाएं ऐसे हैं, हम बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं तो आगे बढ़ाने पे कभी नहीं काटेगी, तो उसके कितने हल होंगे? कोई नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो इसके लिए केस ये बनेगा, अगर A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो ये वाला केस बनता है समांतर के लिए। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं है तो ये कैसी होंगी? असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस है संपाती। इसमें रेखा एक दूसरे के ऊपर होंगे और बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। और इसके लिए इसमें केस हमें देखना होता है ये वाला, अगर ऐसा है A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2 के, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, और इसके अनेक हल होंगे। अब इसमें हल एक हो या अनेक, तो अनेक हल है, तो इसलिए क्या होंगे इसके हल? संगत। हल एक हो या अनेक तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको फॉलो करके हमें क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो उसमें कंडीशन दी है के का क्या मान हो ताकि इसका कोई हल ना हो। तो समीकरण है हमारे पास 3k, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इसका कोई हल नहीं है, मतलब के का ऐसा मान बताना जिससे इसका कोई हल ना हो। अब कोई हल ना हो उसके लिए केस क्या बनता है? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं कैसी हैं? संपाती, एक दूसरे के ऊपर। और संपाती रेखाओं के लिए ये वाला केस होता है। तो A1 A2 देखो क्या है, x के साथ में ये जो है गुणांक, x का गुणांक जो है ये हमारा A1 है, 3k + 1, ये हमारा A2 k² + 1, ये हमारा B1, ये B2 3/k -2, ये C1 C2 -2 -1। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप किसी को भी लेकर आप सोल्व कर सकते हो जिससे आसान लगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो बस सेकंड और थर्ड को लेकर सोल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड है हमारे पास 3/, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की इधर हो जाएगी, तो 2k और माइनस के 2 दूनी 4 और ये 5 दिए 15, तो k की वैल्यू चाहिए, 4 को उधर ले जाओ, तो 2k = 4 इधर आके प्लस हो जाएंगे और प्लस के 15 एज इट इज, तो k = आया 15 4 19, 19/2, तो k = 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 18 और 0.5 9.5। तो इस तरह से हम k का मान निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने बताए अच्छे से कर लेते हो तो आप 100% पास हो जाओगे। तो पासिंग मार्क्स तो आपके अच्छे से आ ही सकते हैं, और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी तो उनके तो अच्छे नंबर आएंगे ही, लेकिन जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं है तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखे जाएं। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। थैंक यू।